हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम अध्याय 2 पदार्थों का अन्वेषण अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन के आगे के पृष्ठों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पृष्ठ संख्या 13 तक इस अध्याय का अध्ययन किया था। आज हम आगे के पृष्ठों को अध्ययन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमें विश्वास है कि आप प्राप्त परिणामों से उत्साहित होंगे। आप कुछ सब्जियों, फूलों एवं फलों जैसे चुकंदर, लाल एवं बैंगनी पत्ता गोभी, हल्दी, जामुन और लाल गुड़हल यानी हिबिस्कस के पुष्प का अर्क तैयार करने और उससे पदार्थों का परीक्षण करने की प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। वे भी अम्ल क्षार सूचक के रूप में कार्य कर सकते हैं। बच्चों, आइए देखें कुछ रोचक तथ्य। हाइड्रेजिया एक पौधा है जो हिमालयी क्षेत्र और पूर्वोत्तर राज्यों में ठंडी जलवायु में उगता है। इसमें मृदा की प्रकृति के आधार पर भिन्न भिन्न रंगों के पुष्प खिलते हैं। अम्लीय मृदा में नीले रंग के पुष्प खिलते हैं, जबकि क्षारीय मृदा में गुलाबी या लाल रंग के पुष्प खिलते हैं। क्या माली मृदा की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति को समायोजित कर हाइड्रेजिया के भिन्न भिन्न रंगों के पुष्पों को उगा सकते हैं? 2.1.3 हल्दी एक सूचक के रूप में हमने क्रियाकलाप 2.1 में नीले और लाल लिटमस पत्र का उपयोग किया है। क्या आप कुछ अन्य प्राकृतिक सूचकों के द्वारा भी कागज की पट्टियां बना सकते हैं? निम्नलिखित क्रियाकलाप कर जानने का प्रयास कीजिए। क्रियाकलाप 2.5 आइए बनाएं। किसी पात्र या पैट्री डिश में 1 चम्मच हल्दी लीजिए और उसमें थोड़ा पानी मिलाकर लेप बना लीजिए। चित्र 2.9 का आप चाहें तो कच्ची हल्दी का एक टुकड़ा पीस कर भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी के लेप में फिल्टर पत्र का एक टुकड़ा सावधानी पूर्वक डुबाइए जब तक कि यह पीले रंग का ना हो जाए। इसे बाहर निकालिए और सूखने दीजिए। इस पीले कागज को पतली पट्टियों में काटिए, जिनका हल्दी पत्र के रूप में उपयोग किया जा सकता है। चित्र 2.9 खा देखिए। ये देखिए बच्चों, ये हल्दी का लेप है, ये हल्दी पत्र है। सावधानी आपको बरतनी है, यह कार्य किसी वयस्क के निर्देशन में कीजिए। बिंदुपाती की सहायता से क्रियाकलाप 2.1 में उपयोग किए गए प्रत्येक प्रतिदर्श की एक एक बूंद को हल्दी पत्र की भिन्न भिन्न पट्टियों पर डालिए। अपने अवलोकनों को तालिका 2.4 में अभिलेखित कीजिए। तालिका 2.4 हल्दी पत्र से प्रतिदर्शों की प्रकृति का परीक्षण। क्रम संख्या है यहाँ पर। प्रतिदर्श का नाम नींबू का रस, साबुन का विलयन, आंवले का रस। यहाँ आपको और कोई प्रतिदर्श लेना है तो आप लिख सकते हैं। प्रतिदर्श की एक बूंद डालने पर हल्दी पत्र का रंग, यानी नींबू की एक बूंद अगर आप हल्दी पत्र पर डालेंगे तो उसके रंग में क्या परिवर्तन होगा वो आपको यहाँ लिखना है। इसी प्रकार अन्य का भी आपको लिखना है। चलिए बच्चों, आगे अध्ययन करते हैं। आपने क्या अवलोकन किया? क्या सभी प्रतिदर्शों से हल्दी पत्र का रंग परिवर्तित हो जाता है? उन प्रतिदर्शों को समूहीकृत कीजिए जो हल्दी पत्र का रंग परिवर्तित नहीं करते हैं। तालिका 2.2 में दिए गए समूह क, ख और ग के प्रतिदर्शों के साथ इनकी तुलना कीजिए। क्या अम्लीय पदार्थों की जांच के लिए हल्दी पत्र को सूचक के रूप में उपयोग किया जा सकता है? अपने अवलोकनों पर सहपाठियों से चर्चा कीजिए। अवलोकनों के आधार पर हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हल्दी पत्र का उपयोग क्षारीय प्रकृति के पदार्थों के परीक्षण के लिए किया जा सकता है। तथापि इससे अम्लीय पदार्थों और उदासीन पदार्थों के मध्य भेद नहीं किया जा सकता। रोचक तथ्य, हल्दी को स्वर्णिम मसाला क्यों कहा जाता है? हल्दी अदरक कुल की एक सदस्य है जिसे भारत और अन्य देशों में उगाया जाता है। दैनिक जीवन में एक सामान्य मसाले के रूप में भोजन को स्वाद व रंग प्रदान करने के अतिरिक्त इसके अन्य लाभों पर शोध किया जा रहा है। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में हल्दी को अनेक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने वाला माना जाता है एवं इसका उपयोग सामान्यतः अनेक पारंपरिक घरेलू उपचारों में किया जाता है। बच्चों, ये देखिए हल्दी। आपके घर में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है।
आप अपनी माताजी से हल्दी से संबंधित और उपयोग के बारे में भी जानकारी लीजिए। अश्विन ने गुरु पूर्णिमा के दिन अपने शिक्षक के प्रति आभार प्रकट करने के लिए एक शुभकामना पत्र बनाया। उसने श्वेत कागज पर हल्दी का लेप लगाकर उसे सुखाया। तालिका 2.4 में परीक्षण किए गए विलयनों में से उसने एक विलयन का उपयोग करके अपनी शुभकामनाएं शिक्षक की मातृभाषा ओडिशा भाषा में उस शुष्क कागज पर लिखी। संदेश लिखने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? शिक्षक ने इस अवधारणा पर आधारित रचनात्मक प्रयोग के लिए अश्विन की सराहना की। देखिए, ये बालक क्या कह रहा है। क्या ऐसे कुछ पदार्थ हैं जिनकी गंध अम्लीय अथवा क्षारीय पदार्थ मिलाने पर परिवर्तित हो जाती है? कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में परिवर्तित हो जाती है। इन्हें घ्राण सूचक कहा जाता है। आइए और अधिक जानें। क्रियाकलाप 2.6 आइए जांच करें। एक पात्र में कुछ बारीक कटे हुए प्याज लीजिए। साथ ही इसमें साफ सूती वस्त्र की अथवा निस्यंदन पत्र की कुछ पट्टियां भी डालिए। पात्र को कसकर बंद कीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। पात्र से सूती वस्त्र या निस्यंदन पत्र की 2 पट्टियां निकालिए और उनकी गंध की जांच कीजिए। इन्हें स्वच्छ सतह पर रखिए और एक पट्टी पर इमली के पानी की कुछ बूंदें डालिए। दूसरी पट्टी पर बेकिंग सोडा के विलयन की कुछ बूंदें डालिए। बूंदों को पट्टियों पर फैलने दीजिए। गंध की पुनः जांच कीजिए। क्या आपने प्याज के टुकड़ों में तैयार की गई पट्टियों पर इमली का पानी और बेकिंग सोडा का विलयन डालने से पूर्व एवं पश्चात आने वाली गंध में किसी परिवर्तन का अनुभव किया? अपने अवलोकनों को अभिलेखित कीजिए। इसी प्रकार अन्य अम्लीय और क्षारीय पदार्थों के साथ गंध में परिवर्तन का परीक्षण कीजिए और अपने अवलोकनों को अभिलेखित कीजिए। वैज्ञानिक से परिचय। चलिए बच्चों, हम वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जी का परिचय देखें। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे पी.सी. रे को आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने यूनाइटेड किंगडम से रासायनिक विज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और भारत लौट आए। उन्होंने भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान को अग्रसर करने में योगदान दिया। उन्होंने सामान्य संवत 1901 में भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी, दवाओं के क्षेत्र में एक कंपनी होती है, की स्थापना भी की। वे भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपराओं में निहित व्यक्ति थे। भारत में रसायन विज्ञान के इतिहास पर अपने लेखन के माध्यम से उन्होंने आधुनिक जगत में प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों की उपलब्धियों और विशेषताओं पर भी प्रकाश डाला। समाज सुधारक रे ने शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा के उपयोग का समर्थन भी किया था। 2.2 क्या होता है जब अम्लीय पदार्थों को क्षारीय पदार्थों के साथ मिश्रित किया जाता है? आइए निम्नलिखित प्रयोग द्वारा इसकी जांच करें। क्रियाकलाप 2.7 आइए प्रयोग करें। एक परख नली में नींबू के रस की एक बूंद लीजिए और उसमें पानी की लगभग 20 बूंदें डालिए। इसके रंग का अवलोकन कीजिए। इसमें नीले लिटमस विलयन की एक बूंद डालिए। क्या आपको कोई रंग परिवर्तन दिखाई देता है? चित्र 2.10 का ये देखिए बच्चों, यह चित्र। इस परख नली में सावधानी पूर्वक बिंदुपाती की सहायता से चूने के पानी को बूंद बूंद कर डालिए और इसे भली भांति हिलाइए। आप क्या अवलोकन करते हैं? क्या विलयन के रंग में कोई परिवर्तन होता है? एक अवस्था आती है जब विलयन का रंग लाल से नीला हो जाता है। चित्र 2.10 खा में देखिए, विलयन का रंग नीला हो गया है। अब उपरोक्त विलयन में पुनः नींबू के रस की एक बूंद डालिए। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रंग में परिवर्तन क्यों होता है? प्रारंभ में जब नींबू के रस के विलयन में नीले लिटमस विलयन की एक बूंद डाली जाती है तो विलयन का रंग लाल हो जाता है।
जब इस परख नली में चूने का पानी मिलाया जाता है तो विलयन का रंग अंततः लाल से नीला हो जाता है। इससे ज्ञात होता है कि परख नली में उपस्थित विलयन अब अम्लीय नहीं रहा। चूने के पानी ने अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर दिया। अब किसी अम्ल के विलयन को किसी क्षार के विलयन में पर्याप्त मात्रा में मिलाया जाता है तो हम देखते हैं कि परिणामी विलयन न तो अम्लीय है और ना ही क्षारीय। ऐसी अभिक्रियाओं को उदासीनीकरण अभिक्रियाएं कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में ऊष्मा के उत्सर्जन होने के साथ साथ लवण और जल का भी उत्पादन होता है। ये देखिए बच्चों, अम्ल के साथ क्षार है तो लवण, जल और ऊष्मा तीनों का उत्पादन हुआ। दैनिक जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां आप उदासीनीकरण प्रक्रिया के उपयोग को देख सकते हैं। आइए पता करें। 2.3 दैनिक जीवन में उदासीनीकरण प्रक्रिया। स्थिति 1, कीर्ति उद्यान में एक तितली को देख रही थी। उसका हाथ पेड़ के तने पर टिका हुआ था। अचानक एक लाल चींटी ने उसे काट लिया। इससे उसकी त्वचा लाल हो गई और उसे बहुत दर्द हुआ। चित्र 2.11 यह देखिए। उसके भाई ने प्रभावित क्षेत्र पर नम बेकिंग सोडा लगाकर उसकी सहायता की, जिससे उसे दर्द में आराम मिला। आपको क्या लगता है कि इसका क्या कारण हो सकता है? जब चींटी काटती है तो वह त्वचा में अम्लीय द्रव यानी फार्मिक अम्ल स्रावित करती है। अम्ल के प्रभाव को नम बेकिंग सोडा से रगड़कर अप्रभावित किया जा सकता है क्योंकि बेकिंग सोडा क्षारीय होता है। आपके क्षेत्र में चींटियों के काटने पर उपचार के लिए कौन कौन से उपाय किए जाते हैं? आइए बच्चों स्थिति 2 देखें। स्थिति 2, कृषक पोर्टल यानी कृषि सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक कृषक ने पूछा, मेरे पौधे कुछ दिनों से भली भांति वृद्धि नहीं कर रहे हैं। विस्तृत चर्चा के पश्चात ये पाया गया कि रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा अम्लीय हो गई है। रासायनिक उर्वरक पौधों को उन्नत प्रकार से विकसित करने के लिए मृदा में मिलाए जाने वाले पदार्थ होते हैं। मृदा के उपचार हेतु कृषक को क्या सुझाव दिया जा सकता है? ये देखिए बच्चों, मृदा की अम्लीय प्रकृति को उदासीन करना ये प्रक्रिया चल रही है। आगे पढ़ते हैं हम। जब मृदा अत्यधिक अम्लीय होती है तो पौधे भली भांति विकसित नहीं होते हैं। इसे चूने से उपचारित किया जा सकता है। देखिए बच्चों, ये कृषक क्या कर रहा है? अपने खेतों में चूने का छिड़काव कर रहा है जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है। यदि मृदा क्षारीय है तो उसमें जैविक खाद और कंपोस्ट की गई पत्तियां जैसे कार्बनिक पदार्थ मिलाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ अम्ल छोड़ते हैं जो मृदा की क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। कभी कभी मृदा उदासीन हो सकती है परंतु उसमें उगने वाले पौधों का विकास उचित प्रकार से नहीं होता है। यह मृदा में पोषक तत्वों की कमी के कारण हो सकता है। स्थिति 3, अश्विन का मित्र गुरबीर एक औद्योगिक क्षेत्र के समीप रहता है। उसने अश्विन को बताया कि उसके पड़ोस की झील में मछलियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। आपको क्या लगता है इसका क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि झील में कारखानों का अपशिष्ट छोड़ा जा रहा हो। यदि कारखानों का अपशिष्ट अम्लीय प्रकृति का है तो झील में मछलियों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है? कारखानों के अपशिष्ट को झील में छोड़ने से पहले उसमें क्षारीय पदार्थ मिलाकर उसे उदासीन किया जा सकता है। आइए निष्कर्ष निकालें। अब क्या आप बता सकते हैं कि जब अश्विन और कीर्ति के श्वेत कागज पर द्रव छिड़का गया तो उन पर विज्ञान के अद्भुत जगत में आपका स्वागत है ऐसा लिखा हुआ क्यों दिखाई दिया? क्या आपको एक संभावना यह भी लगती है कि छिड़काव के लिए हल्दी के विलयन का और कागज पर लिखने के लिए साबुन के विलयन का प्रयोग किया गया होगा? चलिए बच्चों, पाठ में पढ़े गए कुछ आवश्यक और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुनः चर्चा करें। संक्षेप में, हमारे आसपास के पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पर अम्लीय, क्षारीय और उदासीन में वर्गीकृत किया जा सकता है। लाइकेन, लाल गुलाब, लाल गुड़हल,
लाल एवं बैंगनी पत्ता गोभी, हल्दी आदि के अर्क का उपयोग पदार्थों की प्रकृति की जांच करने के लिए किया जा सकता है। जो पदार्थ अम्लीय और क्षारीय विलयन में भिन्न भिन्न रंग दर्शाते हैं, वे अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अम्ल नीले लिटमस सूचक का रंग लाल कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस सूचक का रंग नीला कर देते हैं। लाल गुलाब का अर्क अम्लीय विलयन में लाल वर्ण का तथा क्षारीय विलयन में हरे वर्ण का हो जाता है। हल्दी का पीला रंग क्षारीय विलयन में लाल हो जाता है, परंतु अम्लीय और उदासीन विलयनों में अपरिवर्तित रहता है। अम्ल एवं क्षार एक दूसरे को उदासीन करके ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ लवण व जल बनाते हैं। लाल चींटी का काटना, मृदा की अम्लीय अथवा क्षारीय प्रकृति का होना और औद्योगिक अपशिष्ट जैसी अनेक दैनिक समस्याओं का उदासीनीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रबंधित करने का प्रयास किया जा सकता है। तो बच्चों, हमने अध्याय 2 पदार्थों का अन्वेषण, अम्लीय, क्षारीय एवं उदासीन का अध्ययन समाप्त किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इससे संबंधित प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। गुड बाय एवरीवन।